नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करेंगे महाराष्ट्र की। जो हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, शिवसेना एक है लेकिन दावेदार दो। शिंदे गुट और उद्धव गुट लगातार यही दावा कर रहा है कि शिवसेना हमारी। लेकिन इस बीच अभी तक ये सिर्फ जुबानी जंग पर था, लेकिन अब बात हाथापाई तक आ चुकी है और गोलियां भी चली हैं। जांच हो रही है उस चीज़ की और इस मामले पर अभी तक एकनाथ शिंदे ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि इनको कार्रवाई का आदेश देना चाहिए था। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि शिवाजी पार्क की रैली छोड़ने के लिए तैयार है शिंदे गुट, और साथ ही साथ बीजेपी खेमा शिंदे गुट से क्यों नाराज हुआ है उसका पूरा राजनीतिक समीकरण आप सबके सामने रखते हैं। लेकिन आपको जानकारी दे दें, पहले सीजेआई इस मामले पर जानकारी दे रहे थे, लगातार जो शिवसेना मामले की जानकारी आ रही थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपा। 5 जजों ने 23 अगस्त को इस मामले पर काफ़ी कुछ यहाँ पर कह सकते हैं सुनवाई सुनी। फिर 29 अगस्त तक यहाँ पर मामला चला। फिर 29 अगस्त तक यहाँ पर दोनों ही दलों को 10-10 मिनट का वक्त दिया गया था, जो खबरों के अनुसार सामने आई ये बातें, और वहाँ पर दलीलें रखने को कही गई थी। फिर उसके आधार पर जजों ने इसको तारीखों को धीरे धीरे और आगे बढ़ा दिया। अब ये मामला 27 सितंबर तक चल चुका है। इस बीच सभी के मन में सवाल यही है कि आखिर शिवसेना किसकी होगी। बात सिर्फ शिवसेना की नहीं, बात एक पार्टी की नहीं, बात एक परिवार की भी थी। ठाकरे परिवार की सारी उम्मीदें शिवसेना से है। बाला साहब ठाकरे विरासत के तौर पर शिवसेना को छोड़ के गए थे, उद्धव को सौंप के गए थे, लेकिन अभी तक देखा जाए तो शिवसेना की बागडोर सही तरीके से संभाल नहीं पाए। इस बीच 5 जजों के फैसले पर भी बात करेंगे, और जो महाराष्ट्र में इन दिनों रार मचा हुआ है और अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एकनाथ शिंदे ने फ़ोन कर दिया है, वो भी यहाँ पर आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ खास सहयोगी शाहबाज हैं, जिनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जो संवैधानिक पीठ यहाँ पर इस मसले पर सुनवाई कर रहा है, तमाम जानकारियाँ दे रहा है, उस पर क्या फैसला आ सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट और जो उद्धव गुट है वो लगातार शिवसेना पर दावा ठोक रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के पक्ष में जो जिस तरीके से शिवसेना को लेकर के अभी कोर्ट में मामला चल रहा है और आयोग नहीं होने देंगे, ये भाजपा ने उम्मीद दिलाई है देवेंद्र फडणवीस के गुट के विधायकों को, तो उसको लेकर के अब लगातार कोर्ट में जो है गहमागहमी का माहौल है। लगातार दोनों पक्ष के वकील जो है वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अभी जो सुनवाई है वो एक तरफा उद्धव ठाकरे के जो है पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के वकील ने वहाँ पर अपना पक्ष रखा है और बताया है कि उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से पार्टी को तोड़ करके बागी होकर के अब वो दावा कर रहे हैं कि पार्टी जो है उनकी है, तो इस तरीके से दावे से हटकर शिंदे के पास 2/3 बहुमत है। दल बदल कानून की अगर बात करें, जिसमें कपिल सिब्बल ने भी बातें रखी थी कि अगर दल बदल कानून को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो मामला आगे जाना चाहिए था और इस मसले पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन बहुमत को और फ्लोर टेस्ट को आप कैसे झुटलाएंगे, क्योंकि कोर्ट उस पर भी सुनवाई कर रहा है। जी देखिए, क्योंकि ये पार्टी जो है ये विरासती पार्टी है। आप देखिए दीपक के समझिए कि ये विरासती पार्टी है। बाला साहेब ठाकरे की ये पार्टी विरासत है और बाला साहेब के उत्तराधिकारी है। ऐसे तो किसी भी पार्टी को तब 2/3 बहुमत लेकर के कुछ विधायक बागी होकर के किसी भी पार्टी पर अपना दावा तो नहीं बोल सकते। तो ये गलत है, ये संविधान के अनुसार से जो है गलत है, जिसको लेकर के लगातार उद्धव ठाकरे के वकील जो है वो कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं और काफ़ी मजबूती से रख रहे हैं और कोर्ट उनके पक्ष को सुन भी रहा है। लेकिन अब ये जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत की है, उसका देखिए 2/3 जो बहुमत को लेकर के आप बता रहे हैं, तो 2/3 बहुमत को इसको लेकर के एकनाथ शिंदे के पास एक रास्ता था कि वो किसी और पार्टी के साथ विलय कर ले, और ये बात को राज ठाकरे भी जानते थे कि इनके पास रास्ता ये है। इसी वजह से राज ठाकरे ने भी ऐसा बयान दिया था कि जो भी नाराज चल रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट के विधायक जो नाराज चल रहे हैं वो मेरे मनसे में आकर के मनसे से जुड़ सकते हैं, ताकि यही एक रास्ता था। ये बात राज ठाकरे भी जानते थे। तो ये रास्ता को अपनाए बिना जो अब ये दावा कर रहे हैं शिंदे गुट के विधायक कि शिवसेना उनकी है, तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर गलत है दीपक जी। तो ये बात साफ है कि शिंदे गुट की जीत इसमें साफ नज़र नहीं आ रही है। उनको बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। उद्धव की जीत किस वजह से? परिवारवाद और कहीं ना कहीं उनके विरासती के तौर पर। लेकिन हमारे साथ हमारे कह सकते हैं खास सर भी मौजूद हैं, राकेश सर, जिनसे इस मसले पर ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि संवैधानिक पीठ आखिर किस तरीके से इस मामले पर अपना पक्ष रख सकती है। 2/3 बहुमत को नकारा नहीं जा सकता है। फ्लोर टेस्ट भी हुआ था। उद्धव ठाकरे भले ही विरासत के तौर पर पार्टी यहाँ पर हासिल करे, लेकिन आज लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र में बहुमत की भी बात होती है, और बहुमत शिंदे गुट के पास है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए दीपक जी, जो आपने जिक्र किया कि 2/3 बहुमत
2/3 विधायक शिंदे के साथ हैं और इसको लेकर संविधान पीठ अपना सुनवाई भी कर रही है। इसमें एक चीज़ है कि देखिए, संवैधानिक पीठ का अगर आप पहले के मसले देखेंगे जो इसी क्रम में उन्होंने बातें कही हैं, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब आप एक पार्टी गठित करते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के पास आपका गठन होता है। तो आपका एक बात एकदम ठीक है कि जो शिंदे गुट का कहना है कि हमारे साथ 2/3 बहुमत है तो हमारे पास दल बदल कानून नहीं लगेगा, ये एकदम ठीक है। लेकिन पार्टी पर हक जताना, पार्टी पर हक आप तभी जता सकते हैं। देखिए, पार्टी विधायकों से नहीं बनती, पार्टी एक संगठन है और पार्टी संगठन में मौजूद लोगों से बनती है। अब देखिए, पार्टी के अंदर कोषाध्यक्ष या पार्टी के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग शाखाएं हैं, ठीक है, पार्टी के जो अलग अलग पदाधिकारी हैं, उनका बहुमत किस तरफ है। इलेक्शन कमीशन ने यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी और सुप्रीम कोर्ट भी हाल में यही देखेगा, संविधान पीठ, कि पार्टी के जो अधिकतर पदाधिकारी हैं वो किस तरफ है। जो पार्टी रजिस्टर्ड होती है स्टेट लेवल पर, जो अधिनियम है रजिस्ट्रेशन के, और जब आप पार्टी पे अपना हक जताते हैं तो ये देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि पार्टी के अधिकतर पदाधिकारी, सांसद या विधायक नहीं, अधिकतर पदाधिकारी किस तरफ है। सांसद और विधायक एक भाग है, लेकिन एक भाग पार्टी संगठन के पदाधिकारी भी है। जैसे इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे रामविलास पासवान की एलजेपी जब अलग हुई तो आप देखेंगे कि पशुपति नाथ पारस के साथ जो ओरिजिनल एलजेपी थी जिसका गठन रामविलास पासवान ने किया, उसको इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने पशुपति नाथ पारस के पास रहने दिया। लेकिन और उसके बाद जो चिराग पासवान है उन्होंने लोजपा रामविलास का गठन किया। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या था कि सांसद तो पशुपति पारस के साथ थे, लेकिन संगठन के अधिकतर लोग भी जो एलजेपी जिस पे पशुपति पारस ने अपना दावा किया था वो उनके साथ थे। तो अंतिम फैसला यही हुआ कि जो ओरिजिनल एलजेपी है वो पशुपति पारस के साथ चली जाएगी। और यहाँ पे भी आप देखिए, संविधान पीठ इसको जरूर मद्देनजर देखेगा कि पार्टी के अधिकतर पदाधिकारी किस तरफ है, सांसद किस तरफ है, विधायक किस तरफ है, उसी को पार्टी का हक दिया जाएगा। सिर्फ विधायकों के दम पर, सांसदों के दम पर आप ये नहीं दावा ठोक सकते। और लोकतांत्रिक प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट को भी इस मसले के बारे में पता है कि आज जो विधायक शिंदे गुट के साथ हैं वो कल को शिवसेना के साथ वापस जा सकते हैं, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना आप बोल सकते हैं। तो लोकतांत्रिक जो पार्टी का जो ट्रांसफरेबल होता है वो पार्टी के पदाधिकारियों पे होगा कि पार्टी के अधिकतर पदाधिकारी किस तरह। विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर आपकी क्या राय है? 16 विधायकों के अयोग्य होने की बात कही गई थी, उनका कहा गया था कि इस्तीफा कर देना चाहिए या फिर उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि वो कानूनी बैठकों में नहीं आए थे, वो बगावत कर रहे थे, गुवाहाटी गए हुए थे, गोवा गए हुए थे। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो पार्टी के 16 विधायकों को उन्होंने बोला है कि असंवैधानिक करार देते हुए उनका जो विधायकी है वो रद्द कर देनी चाहिए, असेंबली मेंबरशिप। देखिए, इसमें भी एक पेच है। इसमें पेच क्या है कि जब आपके चीफ व्हिप हैं, मुख्य सचेतक, उन्होंने उनका जो पत्र है, ये सारा जो मसला हुआ मुंबई से गुवाहाटी पहुंचना, गुजरात होते हुए, उससे पहले का नहीं है। जो व्हीप ऑर्डर जारी हुआ वो व्हीप ऑर्डर इस पूरे प्रकरण से पहले का नहीं है। आपके 2/3 विधायक जा चुके थे, उसके बाद आपने विधानसभा के अंदर व्हीप जारी किया। उस व्हीप का कोई मतलब नहीं है। अगर वो व्हीप आपके विधानसभा में बैठने से पहले जारी हो गया होता तब उस व्हीप का मतलब है आपके 2/3 बहुमत जा चुके हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में दावा ठोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको विधानसभा पटल पर भेजा कि वहाँ पर बहुमत परीक्षण कीजिए। तो उस व्हीप के मायने नहीं है बहुत ज़्यादा। और अगर उस व्हीप पर क्या फैसला होगा संविधान पीठ इस पर देखेगी। लेकिन जो भूतकाल में ऐसे जितने भी मसले आए उस पर इस तरीके की बर्खास्तगी का हमें कोई ऐसा उदाहरण मिलता नहीं है। तो साल 2018 में अगर आपको लेकर चले तो वहाँ पर जो मुखिया पद था वो उद्धव ठाकरे को दिया गया था और नेता पद जो था वो एकनाथ शिंदे को दिया गया था। यानी कि पार्टी के सबसे मुखिया नेता एकनाथ शिंदे थे, लेकिन सबसे बड़े मुखिया थे उद्धव ठाकरे। साल 2003 में राज ठाकरे भी जब यहाँ पर काफ़ी कुछ
शिवसेना में झेल रहे थे, बगावती दौर उस समय भी था, तो वहाँ पर भी कह सकते हैं कि साफ इशारा था राज ठाकरे का कि उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बना दो। सुप्रिया सूले ने भी शिंदे खेमे को ये बात याद दिलाई थी कि उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि इनको भी उतना ही प्यार देना जितना मुझको प्यार दिया है, ये हमारे बेटे हैं और हम इनको कमान सौंप रहे हैं। लेकिन आज शिंदे गुट क्या सत्ता की लालच की वजह से अलग हुए शिवसेना से। 5 जज इस मसले पर सुनवाई कर रहे हैं, 5 जज। बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है और पूरा कह सकते हैं ठाकरे परिवार और शिंदे के साथ जो 40 विधायक हैं और 10 निर्दलीय विधायक, उनका भी बहुत कह सकते हैं राजनीतिक करियर दांव पर है। अगर फैसला अलग आता है तो शिंदे को नई पार्टी बनानी होगी, या फिर राज ठाकरे की पार्टी, या फिर कह सकते हैं बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी, या फिर भारतीय जनता पार्टी ही ऑप्शन बचेंगे। कपिल सिब्बल ने साफ कहा था कि इनको किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे तभी इनकी सरकार बच पाएगी, वरना नहीं। आज की अगर बात करें तो आज अचानक से भारतीय जनता पार्टी के खेमे के कुछ विधायक नाराज हुए इस वजह से कि दशहरा रैली को लेकर जो आपस में भिड़ रहे हैं शिंदे और उद्धव गुट के खेमे, उसमें कहीं ना कहीं वोटर्स की बहुत बड़ी किल्लत हो सकती है, क्योंकि वोटर्स ये सब देख रहे हैं कि शिवसेना आपस में लड़ रही है और बीजेपी को भी इससे नुकसान झेलना पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठाएगा? एनसीपी, कांग्रेस और राज ठाकरे की पार्टी। इसी वजह से बीजेपी खेमा काफ़ी नाराज चल रहा है। लेकिन आप सभी को जानकारी ये भी देते चले कि किस तरीके से जो हालात बने हैं वो हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाले हैं। और जो बीएमसी चुनाव हैं, अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2023 तक टल सकता है या फिर साल के अंत में हो, तो वहाँ पर भी नजरें रहेंगे कि बीएमसी चुनाव में किसके हाथ में शिवसेना का झंडा होगा जो जनता के बीच जाएगा और समर्थन मांगेगा। ये देखना ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।